प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। झारखंड में 32 आदिवासी समूह या जनजाति हैं। यहाँ के लोग, यहाँ का आदिवासी समुदाय अपनी संस्कृति, परंपरा और अपनी भाषा या बोली से खास जुड़ाव महसूस करता है। वो अपनी सभी परंपरा, अपने त्योहारों को उसी परंपरा से मनाता आया है जैसे उनके पूर्वज मनाया करते थे। वे अपनी बोली से भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब उन्होंने जो है वो हिंदी को मतलब अपनी बोली के साथ में अपना लिया है। तो कब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें हिंदी को अपनी मुख्य धारा के साथ जोड़ना चाहिए, उन्हें क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई, इस बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी जी मौजूद हैं। पहले तो हम प्रभात खबर की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे मेहमान का और उनसे इस बारे में जानते हैं कि आदिवासी समुदाय को कब ज़रूरत हुई कि वो हिंदी भाषा को अपनी बोली के साथ मुख्य धारा में लेकर आएँ। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आप सबों को हिंदी दिवस की अमित शुभकामनाएं। आप कहें शुभकामनाएं क्यों? इसलिए कि इतने बड़े देश में, बहुभाषी देश में, इतनी सारी समृद्ध भाषाओं के बीच हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, भारतीय संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया, जिसकी लिपि देवनागरी होगी, जिसके अंक अंतर्राष्ट्रीय होंगे। तो एक तरह से ये हिंदी की विजय का दिन है, इसलिए हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। सर, जैसा कि आदिवासी, यहाँ झारखंड जो है वो आदिवासी बाहुल क्षेत्र माना जाता है, तो यहाँ पर जो है जो हमारे आदिवासी समुदाय जो एकदम इंटीरियर में रहते हैं, उन्होंने जो है बहुत बाद में हिंदी को अपनाया। वो तो अपने ट्राइबल लैंग्वेज में ही बात करते हैं। उन्हें क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई? वो कब से हम इसकी शुरुआत मानेंगे जब उन्होंने अपनी बोली जो वो बोलते हैं उसके साथ इस हिंदी भाषा को मुख्य धारा में ले आया? जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होता गया, सन 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। धीरे धीरे छोटी जगहों पर कॉलेज बनने लगे। मिशन के स्कूल तो दूर दराज के गांवों में भी थे ही। मिशन का इस माने में तो एहसान मानना ही चाहिए। धीरे धीरे और भी स्कूल खुले। तो स्कूल कॉलेज खुलने के साथ धीरे धीरे हिंदी जनजातीय समुदाय के बच्चों की भी प्रिय भाषा बन गई। लेकिन एक बात मेरी समझ में साफ होनी चाहिए, बच्चों की समझ भले ही बड़ी हो, लेकिन वो हिंदी की सरलता और इसकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर वो हिंदी बोलने लगे। चूँकि भाषा अंततः क्या है? कम्युनिकेशन का, विचार विनिमय का माध्यम है। तो जिस भाषा में उनकी बात लोग समझें, आसानी हो बोलने में, ज़्यादा लोग समझें, उस भाषा को प्रयोग करेंगे। शुरुआत में जब हिंदी को ग्रहण किया आदिवासी बच्चियों ने, तो ऐसी कोई धारणा उनके मन में नहीं थी कि हमको राजभाषा को प्रखर करना है। वो सहज रुझान थी हिंदी के प्रति, लेकिन इससे हिंदी की राजभाषा के प्रति जनजातीय क्षेत्र के बच्चों के सम्मान तो करना ही चाहिए। जब पूरे देश में हालत ये है, और बड़ी बात यह है कि झारखंड बनने के बाद भी हम तो क क्षेत्र वाले ही हैं। क क्षेत्र का मन ही ये होता है कि यहाँ पर 100% लोग हिंदी बोल सकते हैं और हिंदी लिख सकते हैं। हिंदी भाषी होने के नाते हम लोगों को इस बात का गौरव होना चाहिए कि इस 9 कुल बोलियाँ यहाँ पर, उसमें आस्ट्रिक मूल की भी भाषाएँ हैं, आर्य मूल की भी हैं, ऑस्ट्रिक मूल की भी हैं। इसके बावजूद हम क क्षेत्र वाले हैं, यानी हम यह विश्वास करते हैं कि इन सभी जनजातियों के लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी जानते हैं, हिंदी में काम करते हैं। केवल उनकी पीठ पर हाथ रखकर उनके मनोबल को ऊंचा करने की ज़रूरत है। तो जनजातीय समुदाय के इस उपकार का क्या कहूँ, एहसान मानना चाहिए हिंदी वालों को। तो उन्होंने खुले दिल से हिंदी को अपनाया है। सर, आपने जो है वो
25 साल जो है वो सिमडेगा कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया और वहाँ पर जो है उरांव और खड़िया आदिवासी जो है उनकी संख्या ज़्यादा है। तो शुरुआती जिस समय आपने वहाँ शुरुआत की होगी उस समय तो ज़्यादातर बच्चे वहाँ पे ट्राइबल्स ही आते होंगे, तो कैसा उनका उस समय रुझान था और अब आप जो है इतने समय बाद देखते हैं तो क्या बदलाव आप देखते हैं? परिवेश से बच्चा सीखता है। मेरा जो अनुभव है कि उनके उच्चारण में जो गड़बड़ी हो और उनकी बोली का प्रभाव हिंदी पर जो दिखता हो, लेकिन सब हिंदी बोलते थे और सहज भाव से बोलते थे। एक लड़की आज तो वो दादी नानी बन गई है, दिल्ली में रहती है, मुक्ता टोप्पो। वो चूँकि उसके पिताजी रेलवे में काम कर समस्तीपुर से आई थी, गोरी नारी थी और मुझको आश्चर्य होता था, इतनी अच्छी हिंदी बोलती थी। तो मुझको आश्चर्यचकित करती थी वो लड़की। मैंने उससे पूछा तुम कौन हो, ट्राइब कौन सा है? तो बोली उरांव। इतनी अच्छी हिंदी बोलती हो? तो सर मैंने कभी हिंदी अच्छी बुरी ये सोचा ही नहीं, चूँकि हिंदी वालों के बीच ही में पली बड़ी, समस्तीपुर में रही थी। तो वो बहुत शुद्ध हिंदी बोलती थी। हिंदी ऑनर्स उसने किया, अब तो खैर बाल बच्चेदार है और अभी भी वो मुझसे मेरे संपर्क में है, यदा कदा फ़ोन करती। मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि वो जो किस परिवेश में बच्चे पल बढ़ रहे हैं। अब सिमडेगा कस्बे में सब लोग हिंदी बोल रहे हैं तो वो भी हिंदी बोल रहे हैं, तो हिंदी बोलना अब ये तो हिंदी के लिए सुखद बात है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया कि इसके साथ ही अपनी मातृभाषा को भूलना नहीं चाहिए। मातृभाषा को नहीं जानेंगे तो अपने पर्व त्यौहार को भूलेंगे। अब ये कुछ पर्व त्यौहार तो ऐसे हैं जो एकदम सार्वभौम रूप से पूरे झारखंड में मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट छोटे छोटे ऐसे त्यौहार होंगे जो विभिन्न जनजातीय समुदायों से जुड़े होंगे। अगर वो अपनी भाषा संस्कृति से हटेंगे तो अपने संस्कारों का उन्हें पता नहीं होगा, अपनी भाषा को वो नहीं जान पाएंगे। लेकिन मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा। वो जनजातीय समाज के जो बच्चे आए थे, चूँकि सब हिंदी बोलते हैं तो वो हिंदी ही बोलते थे। उनके एक्सेंट में, उनके उच्चारण में भले ही वो जनजातीय प्रभाव झलकता था। अच्छा लगता था उन बच्चों को हिंदी सिखाते हुए। मुझको केवल इतना करना पड़ता था कि ह्रस्व दीर्घ की जो गलती कर रहे हैं वो दूर कर लें, और जो उच्चारण में उनके दोष है बहुत प्रेम से मैं उनको समझाता था कि हम हिंदी सीख रहे हैं तो हम प्रयत्न यह करेंगे कि उस दोष से बचें। तो बच्चे मानते थे, अच्छा लगता था। हम लोग आदिवासी बच्चों को ही ध्यान में रखकर कहीं पर भी MIL में अनिवार्य भारतीय भाषा हिंदी में कहीं ट्यूटोरियल कक्षाएं नहीं होती थी, लेकिन ये आदिवासी बच्चे हिंदी को बेहतर समझ सकें इसलिए हम ट्यूटोरियल भी उनकी लेते थे। एक रोचक प्रसंग आपको सुनाऊं। आखिरी कक्षा में हिंदी ट्यूटोरियल हम लोग रख लेते थे प्रिंसिपल साहब की अनुमति लेकर। तो बच्चे घर जाने की जल्दी में उतावली रहती थी, आखिरी पेंटे घर भागे, सर छुट्टी दे दीजिए, छुट्टी दे दीजिए। एक क्लास की मुझको याद है, अब ज़माना बीता, तो मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ऐसा हमने 10 दिया या 5 दिया कुछ। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जानते हो? जी सर। तो कुछ जैसे शहरों में बड़ा शहर तो उसको महानगर लिखना है, एक शब्द में लिखो, लिख कर दिखाते जाओ, घर जाते जाओ। वो छुट्टी चाह रहे थे ना, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मुझको एक रोचक याद है कि अनेक शब्दों में अचानक मुझको याद आया, पत्नी के भाई की स्त्री, रिश्ते वाला है ना, तो एक आदमी, मैंने कहा ना क्षेत्रीय प्रभाव होता है। एक ने लिखा सरोज, और संयोग से सरोज उस क्लास में एक लड़की थी। तो शिक्षक होने के नाते मेरा दिमाग तो वहाँ गया। मुझको लगा कि मैंने पत्नी के भाई की स्त्री सरहज होगी, और ये सरोज कह रहा, मैंने सरोज को गाली दे रहा है क्लास की लड़की को। मेरा दिमाग वैसे गया, लेकिन मैं कहना नहीं चाह रहा था कि वो लड़की भी शर्माएगी। तो मैंने कहा कि एक बात इधर आओ, बहुत काबिल मत बनो और भूअड़पन से बचो। वो समझ नहीं पा रहा था क्या गलती कर रहा है। खैर देख के मैंने जो सरोज को काट दिया, सलहज लिख दिया, सलहज सरहज दोनों कहते हैं। वो लड़का चला गया। बाद में 1-2 दिन के बाद मेरे दिमाग में आया कि वो सरहज ही है, उसको सरोज तो सलोज हुआ, उसको सरोज कर लिया बेचारा।
वही उच्चारण दोष के कारण मैं सरोज किया था। तो ये दोष था, लेकिन बच्चों में ये उत्साह था हिंदी सीखने का, मुझको अच्छा लगता है। तो वो राजभाषा के बारे में सचेत भरे न रहो हों, लेकिन जब वो हिंदी सीख रहे हैं तो राजभाषा को ही समृद्ध कर रहे हैं। इसलिए आदिवासी बच्चों के वो हिंदी का सहज प्रेम है, उनको कोई अलग से हिंदी सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यह बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम हिंदी भाषी लोग हैं, क क्षेत्र वाले लोग हैं, राजभाषा हिंदी है इसलिए हमको हिंदी पढ़नी चाहिए। वो हिंदी बोलते थे, मुझको केवल हिंदी उनके हिंदी का परिष्कार कर देना था। सर, क्या आप आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में राजभाषा के प्रयोग से संतुष्ट हैं, और अगर नहीं है तो मतलब क्या करना चाहिए इसके लिए? एक प्रसंग से अपनी बात शुरू करूं। मैं जाता वाता नहीं हूं, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि मुझको सचिवालय जाना पड़ा, और मैं अपने मन से नहीं गया था, उन्होंने बुलवाया था, पुलिस वाले गाड़ी लेके आए थे। पुलिस वाले मैंने आदर से आए थे, ऐसा नहीं। तो वहाँ अधिकारी थे, बरसक IAS अधिकारी रहे होंगे, और संजोग या सौभाग्य से वो आदिवासी ही थे, भले प्रमोट ही IAS हों लेकिन IAS ही रहे होंगे, सीनियर थे। तो एक पन्ना उन्होंने निकाला कि सर ये कागज़ आपने अप्लाई किया था कि आप फला इसके लिए। हमने कहा मैं अप्लाई नहीं करता हूँ। तो ये कैसे हुआ? हमने कहा कि ये आप लोगों की कृपा है। तो सर दिल्ली भेजना है, इसका हम लोग अंग्रेजी अनुवाद करा लें कि आप कर लीजिएगा। सोचिए, वो IAS अधिकारी थे सचिवालय में। मैंने उनसे कहा कि हम लोग क क्षेत्र वाले लोग हैं, तो यदि यहाँ से हमको कोई पत्र या कोई सामग्री भेजनी है दिल्ली तो हम उसको अनुवाद कराएंगे अंग्रेजी में, तब भेजेंगे। अच्छा हाँ, तब छोड़ दीजिए, तब केवल हस्ताक्षर कर दीजिए। तो बच्चों को हम क्या दोष दें? अधिकारियों में यह सजगता आनी चाहिए ना। ये जो राजभाषा के प्रयोग में हम पिछड़ रहे हैं, उसकी वजह ही यही है कि कार्यालय कर्मियों में वो सजगता नहीं है। भाषा का काम बहुत संवेदनशील है। मैं लोगों को भाषणों में कहता हूँ, कार्यालयों में जाता हूँ तब, कि एक तो सामने उदाहरण है कि इसी भाषा के सवाल के चलते एक देश बन गया, बांग्लादेश, जो कटकर बना पाकिस्तान से। और कारण जो रहे हों, लेकिन मूल कारण ये था कि उनको अपनी भाषा का 2 नंबर की भाषा होना स्वीकार नहीं था, उनको अपनी बांग्ला पर पंजाबी वर्चस्व स्वीकार नहीं था। तो भाषा का मामला इतना संवेदनशील है कि एक देश टूट जाता है, एक नया देश बन जाता है। हम अपने भाषा का काम प्रेम से जोड़ना है, तोड़ना नहीं। इसलिए राजभाषा का काम हमको करना है तो इसको प्रेम से ही करना होगा, समझाना होगा, लोगों की मानसिकता बदलनी होगी। तो बच्चों को ये सिर्फ यह समझाने की ज़रूरत है कि जो पुराने लोग हैं वो तो जड़ हो गए, उनकी आदत तो बदलेगी नहीं। ऐसे भी मैं घर में ही बच्चों को कहता हूँ, यदि तुम में और हम में बहस हो तो कौन पहले बदलेगा? हम तो पुराने हो गए, हमारी आदत तो जड़ीभूत हो गई, बदलना तुमको पड़ेगा। जो कच्चा है भी उसको बदलने में सुविधा है ना। तो युवाओं को सिर्फ ये बताने की ज़रूरत है बाबू कि कल तुम पर हिंदी का भविष्य निर्भर करता है। तुम क क्षेत्र वाले हो, चाहे जनजातीय समुदाय से हो या गैर जनजातीय समुदाय से हो, आदिवासी हो कि मूलवासी हो कि दूसरी जगह से विस्थापित होकर यहाँ जैसे भी आए हो, जब क क्षेत्र में रह रहे हो तो तुम्हारा यह दायित्व है कि हमने जो संकल्प लिया है संविधान में कि हिंदी इस देश की राजभाषा होगी, तो उसको सत्य प्रमाणित करें। एक वादा हमने किया है राष्ट्र के साथ, उस वादे पर हमको खरा उतरना है। बच्चों को के मन में सिर्फ यह बात बैठा देने की ज़रूरत है, हिंदी वो जानते हैं। ऐसे भी भाषा का यहाँ सवाल है ना, बहुत पहले कहा था लोगों ने, गोपाल सिंह नेपाली ने कहा था कि हिंदी है भारत की भाषा, तो अपने आप पनपने दो। बहुत बाद में गजानन माधव बुद्धिबोध ने कहा था, जिस तरह तू दिखता है उस तरह तू लिख, जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख। यानी भाषा में कृत्रिमता नहीं हो, जैसा हम बोलते हैं वैसा लिखते हैं, वैसा ही लिखना चाहिए। तो कार्यालयीय काम में भी और ऐसे आम लेखन में भी भाषा को बहुत कृत्रिम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे पत्रकारिता में ही, चाहे कोई भी समाचार पत्र हो, चाहे आपका प्रभात खबर हो या दूसरा अखबार हो, जो अंग्रेजी के शब्द हिंदी में पच गए हैं उनसे परहेज करने की ज़रूरत नहीं। मैं तो स्वयं कहता हूँ। एक बार किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा, ऐसे ही शायद CM में किसी ने कहा कि सर कंप्यूटर लिखता है तो अंग्रेजी ही ना है। हमने कहा कि मैं स्वयं कहता हूँ, जब रिक्शे वाला भी कंप्यूटर का अर्थ समझता है तो आपको कंप्यूटर लिखने में क्या ज़रूरत? कंप्यूटर के लिए हिंदी शब्द है संगणक। आप संगणक कहिएगा वो समझेगा नहीं,
और कंप्यूटर जो रिक्शे वाला भी समझ रहा वो आप लिखिएगा नहीं, कंप्यूटर लिखें। मैंने कहा कि अच्छा कंप्यूटर को तो आप संगणक लिख दीजिएगा, वाईफाई को क्या लिखिएगा, ब्रॉडबैंड को क्या लिखिएगा। तो जो आयातित तकनीक है, जो तकनीक हमारे यहाँ डेवलप नहीं, विकसित नहीं हुई है, उस तकनीक, वह तकनीक जो हमने आयातित की है तो उसके शब्द को ही पचा लें, वो हिंदी होगी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हर साल हिंदी के शब्दों को लेती है। जैसे उनके यहाँ जंगल के लिए एक शब्द है ना फॉरेस्ट, लेकिन अंग्रेज़ी में जंगल को JUNGLE जंगल भी एक शब्द उन्होंने लिया। क्यों लिया? कि जंगल की जो ध्वनि है वो दूसरी ध्वनि है। जंगल एक तो फॉरेस्ट वाला जंगल तो है ही, लेकिन जंगल से वो एनार्की, भीड़ भाड़, जैसे हम कहते हैं ना कि अमुक राज्य स्टेट में एकदम जंगल राज है, यानी हम कहते हैं कि एकदम अव्यवस्था है। तो अव्यवस्था वाला अर्थ जो जंगल दे रहा है, इसीलिए उन्होंने जंगल को भी लिया। मुझको याद है एक ज़माने में जब अंग्रेजी उपन्यास लिखते थे भारतीय लेखक राजा राव वगैरह, अब मान लीजिए किसी चरित्र का वो चित्रण करें, सुबह उठकर उसने दातुन की। अब आजकल अंग्रेजी में DATUN दातुन ही लिखते हैं, ही ब्रश ही टीथ विथ दातुन। तो दातुन अगर लोग समझ रहे हैं दातुन है, उसके बदले पुराने अंग्रेजी उपन्यास आप राजा राव वगैरह का उठाइए तो वो लिखेंगे अंग्रेजी में ही कि पेड़ की एक छोटी डाल को उन्होंने तोड़ा, उसको चर्न किया यानी चूर किया, उसकी कूची बनाई, मेड ए ब्रश ऑफ इट एंड देन ब्रश इट। 10 लाइन में वो दातुन का अर्थ समझा पा रहे हैं। तो भाषा के बारे में एक बात कहा जाता है ना कि वो जितनी उसकी पाचन शक्ति समृद्ध होगी उतनी ही वो भाषा सशक्त होगी। तो हिंदी को राजभाषा हमारी है तो इसकी पाचन शक्ति समृद्ध होनी चाहिए। एक बात और, क्योंकि हम जनजातीय क्षेत्र में हैं, एक वो 15 साल का जो समय लिया गया था ना, तो लोगों ने कहा था कि 15 साल क्यों? तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इन 15 वर्षों में यह प्रयत्न करेगी कि अधिक से अधिक लोग हिंदी में काम करना सीख जाएं। तो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, बहुत काम किया, सारी सरकारों ने किया, शुरू वाली सरकारों ने किया ही। दक्षिण वालों को यह आश्वासन दिया गया कि जब तक आप नहीं चाहेंगे हिंदी लागू नहीं होगी। अब आज की स्थिति ये है कि देश का कोई भी एक राज्य यदि यह कह दे कि अभी मैं हिंदी में काम करने की स्थिति में नहीं हूँ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक भी राज्य अगर डिसेंट करे तब तक हिंदी लागू नहीं होगी। इसका मतलब हुआ कि अनंत काल तक अंग्रेजी को चलते रहना है। जब पहली राज्यसभा बनी थी ना, तो उसमें राज्यसभा में नामित सदस्य होते हैं, तो हिंदी के बड़े कवि मैथिली शरण गुप्त को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। तो मैथिली शरण गुप्त बड़े संत स्वभाव के आदमी थे। उन्होंने देखा कि राजनीति के नाम से झगड़ता चिल्लाता चीखता है, तो उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। तो जब गुप्त जी से लोगों ने आग्रह किया कि आप भी बहस मुबाहसे में भाग लिया कीजिए, तो उन्होंने एक बात तय की कि अच्छा मैं जो बोलूँगा कविता में बोलूँगा। इसलिए उन्होंने यह कहा कि कविता लिखने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, कम बोलेंगे। तब जब राजभाषा पर बहस हो रही थी, सोचिए ये बात होगी 52, 53, 54, 55 वगैरह की, उस समय गुप्त जी ने कहा था, भली योजनाएं कितनी ही चली और चल रही बड़ी, किंतु राजभाषा तपस्विनी जहाँ पड़ी थी वहीं खड़ी। किसी, कैसे एक पंक्ति भूल रही, किसी देश में प्रभुता का पद पाती है पर्वतता क्या, किसी देश में प्रभुता का पद पाती है पर्वतता क्या। यानी जो भी बाहर की चीज़ है उसको हम अपने माथे पर बैठा रहे हैं, यह कहाँ शोभा देता है। बिना एक प्रचलित भाषा के राष्ट्र की सत्ता क्या ऐसा था। तो जो हमारे देश की प्रचलित भाषा है उसको हमको लागू करना चाहिए। संविधान में हमने जो प्रतिज्ञा की है उसका निर्वाह करना चाहिए। और ये कैसे होगा? क्योंकि हमने ये कहा कि प्रेम से ही करना होगा, तो हम जो क क्षेत्र वाले लोग हैं हम प्रयत्न करेंगे, हम अपने पड़ोसी हिंदीतर भाषियों को समझाएंगे कि भाई तुमको दिक्कत होगी तो मैं हूँ ना। मान लीजिए ऑफिस में कोई हिंदीतर भाषी बैठा है और मैं हिंदी भाषी हूँ, तो उसको दिक्कत हो रही है तो मैं उसकी मदद करूँगा, काम तो करो। इस तरह से मिलजुल कर प्रेम से हिंदी को लाना होगा और जो संकल्प हमने संविधान में व्यक्त किया है उसको पूरा करना होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।